Hello viewers, this is Anshu Saxena here. We'll be studying glycolysis today. Glycolysis पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो पौधों के अंदर रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसका एक भाग है. दिस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. देखिए, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने फोटोसिंथेसिस के वेरियस स्टेप्स पढ़े थे और प्रकाश संश्लेषण में जो विकिरण ऊर्जा होती है जो कि जटिल कार्बनिक अणुओं के रूप में केमिकल एनर्जी के रूप में संचित हो जाती है पौधे के अंदर, तो ये जो केमिकल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में संचित हो जाती है. ये कार्बोहाइड्रेट्स अब पौधे के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं. उपयोग में कैसे लिए जाते हैं कि श्वसन में वो श्वसनाधार की तरह से काम में आते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है और उससे जो एटीपी प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो पौधे के द्वारा विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग में ली जाती है. तो दिस इज़ द बेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. नाउ व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस को बहुत सारे नामों से जानते हैं. एमडन, मेयरहॉफ एंड पेरेनास पाथवे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया. कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे भी कहते हैं या इसको साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य श्वसन. तो ये 3 नाम हैं ग्लाइकोलिसिस के. चौथा ग्लाइकोलिसिस है ही. तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन युक्त पदार्थ का डिग्रेडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज. एंड दिस प्रोसेस अकर्स विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है क्योंकि पूरे रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया भी भाग लेती है. तो ख़ास तौर से ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर है, दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म. और ये जो प्रोसेस है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह का रेस्पिरेशन में श्वसन 2 तरह का होता है, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन. तो चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्सी श्वसन हो, उसमें ये ग्लाइकोलिसिस अनऑल्टर्ड होती है, मतलब ये एक सी होती है दोनों में. क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं होता. नाउ ये जो है ग्लाइकोलिसिस के अंदर 10 रिएक्शंस की सीरीज़ होती है और हर रिएक्शन एक स्पेसिफिक एंजाइम द्वारा कंट्रोल होती है. हम आगे पढ़ेंगे, ये सब क्लियर होगा उससे. अब हम देखें कोई भी एरोबिक रेस्पिरेशन में उसमें जो श्वसन के 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज़ ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन या एसिटाइलेशन. जो पायरुविक एसिड बनता है वो पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन. देन देयर इज़ क्रेब्स साइकिल एंड देन देयर इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये 4 स्टेप्स होते हैं श्वसन के. अब जो दिस इज़ द साइट इन विच द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कंप्लीटेड. ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि मोटा मोटा व्यू आपको देना चाह रहे हैं हम इस डायग्राम के द्वारा, जिसमें कि कौन सा इवेंट कब होता है. आप देखेंगे कि ये ग्लाइकोलिसिस, ये फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये सिट्रिक एसिड और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया. ये साइटोप्लाज्म में हो रही है. ग्लूकोज ने पायरुविक एसिड बनाया. पायरुविक एसिड अब माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया
और माइटोकॉन्ड्रिया में जो पहला स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। उसके बाद में सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जो होगा वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इसकी कंप्लीट इक्वेशन अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 along with 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water forms 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of water and energy। एनर्जी उत्पन्न होती है। एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स ATP के फॉर्म में एनर्जी इसके अंदर उपयोग में आती है, निकलती है, जो कि वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उपयोग में आती है। अब हम 686 किलो कैलोरीज एनर्जी इसके अंदर निकला करती है। नेक्स्ट स्टेप इज़ दी reaction of glycolysis. This is a schematic representation of the glycolysis. ग्लूकोज से चले हम। ग्लूकोज ने हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक ATP से ADP बना, एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, दिस इज़ द एंजाइम, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, फ्रक्टोज, दिस इज़ द एंजाइम, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट बना लिया। यहाँ पर भी एक ATP यूज़ हुआ, तो कितने ATP यूज़ हो गए? 2 तो यूज़ हो गए। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 3 कार्बन एटम वाले 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन P, जो कि आपस में आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक दूसरे से आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। यू कैन सी द एरो विद 2 pointed ends. Dihydroxy acetone P can be converted into glyceraldehyde 3-phosphate, and glyceraldehyde 3-phosphate can be converted into dihydroxy acetone P. Then ये दोनों के इंटर कन्वर्शन हो गए। अब क्या होता है? ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर 2 NADP से NADPH2 बनता है, यानी कि 6 ATP मॉलिक्यूल्स, 6 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने। ये प्लस हुए, ये माइनस हो गए। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ पर कितने बने? 2 ATP बने। ये 2 ATP प्लस हो गए, 6 और 2 8 हो गए। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में या पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है। और यहाँ पर जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो फिर +2 ATP हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में 6 और 4 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP तो यूज़ हुए, बने, और यूज़ कितने हुए? 2 हुए। तो नेट गेन कितना हो गया? 8 ATP मॉलिक्यूल्स का।
अब ये जो प्रक्रिया है, इसमें जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आता है, दैट इज आइसोमराइजेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो दिस इज सेकेंड फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 में बटा 3 डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन पी और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो वो हो गया क्लीवेज। क्लीवेज माने टूटना। उसके बाद में होता है आइसोमराइजेशन PgAl का डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन पी और डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन पी का PgAl में कन्वर्जन इज आइसोमराइजेशन। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है वो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित जो होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या डिहाइड्रोजिनेशन। फिर ATP की सिंथेसिस, आइसोमराइजेशन, फॉस्फेट ग्रुप के जो 3 कार्बन है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ। देन देयर इज डिहाइड्रेशन, पानी निकला, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोनाइल पायरुवेट में परिवर्तित हो गया। और ATP की सिंथेसिस पायरुविक एसिड से जब बनता है, फॉस्फोनाइल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तो ATP की सिंथेसिस होती है। ये नेट रिएक्शन 6 ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम NADH2 प्लस 4 ATP मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली फॉर्म्ड, आपको बता चुकी हूँ मैं, -2 ATP मॉलिक्यूल्स जो कि कब बने, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तब ये 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए इन 2 जगह पे और नेट गेन हो गया 8 मॉलिक्यूल्स का। नाउ व्हाट इज़ द फेट ऑफ पायरुविक एसिड? पायरुविक एसिड जो बना, ये पायरुविक एसिड अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। अगर ऑक्सीजन यूज़ होती है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ प्रोसीड करेगा, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, तो ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। बाकी स्टेप्स हम लोग, आगे के जो स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के, वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन, गुड बाय।